सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां हम रोजाना करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज किसी वजह से क्लास मॉर्निंग के समय नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने इवनिंग में ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहुंचने वाली है। आज के सेशन के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो हमारे पास रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड न्यूज है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड न्यूज है, इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज है, साइंस एंड टेक, नेशनल स्टेट अफेयर्स, एमओयू कोलैबोरेशन, फेस्टिवल्स, अवार्ड रिवॉर्ड्स, डिफेंस अफेयर्स एंड मिसलेनियस न्यूज आपके सामने। तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। ठीक है, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, पहला न्यूज है हमारे पास रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड। क्या क्या रहा है पहला न्यूज, ध्यान से देखते हैं। पहला न्यूज कह रहा है केरला इन विच स्टेट विल जॉइंटली कंडक्ट नीलगिरी तहर सेंसस फ्रॉम 24 अप्रैल। आने वाले 24 अप्रैल से नीलगिरी तहर की तादाद कितनी है ना, इसके बारे में पता लगाने का काम कौन सी दो स्टेट्स करने वाली है। देखो, अगर मैं बात करूं नीलगिरी तहर के बारे में, नीलगिरी तहर के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, नीलगिरी तहर के बारे में बात करूं, तो इनका सेंसस होने वाला है, जो कि 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ये कहां पाई जाती है भैया? ये आपको नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलेगी। नीलगिरी हिल्स के पास आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको, है ना, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में आपको इनकी तादाद देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं कि वो कौन सी नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जहां पे इनकी तादाद सबसे ज्यादा है, तो याद रखना नीलगिरी तहर, इनकी तादाद सबसे ज्यादा केरला के एराविकुलम, है ना, केरला के अंदर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, एराविकुलम नेशनल पार्क। इनकी तादाद सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं नीलगिरी तहर की, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। इनको आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि आईयूसीएन के जो रेड डेटा बुक है, जो रेड डेटा बुक है, इसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। कौन सी कैटेगरी में? इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और इसी वजह से क्या किया जा रहा है, जो नीलगिरी तहर पाई जाती है नीलगिरी हिल्स पे, साथ ही साथ सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, सदर्न पार्ट, है ना, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट में आपको पाई जाएगी क्या, नीलगिरी हिल्स, सॉरी नीलगिरी तहर। और इनके सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा केरला एंड तमिलनाडु के द्वारा, यानी कि जॉइंटली सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा। कब से शुरुआत हो रही है? 24 अप्रैल से। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि केरला एंड विच स्टेट विल जॉइंटली कंडक्ट नीलगिरी तहर सेंसस फ्रॉम 24 अप्रैल। तो यहाँ पे आपको, है ना, केरला के साथ कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु एंड केरला जो है आने वाले 24 अप्रैल से नीलगिरी तहर के सेंसस को कंडक्ट करेंगे, ताकि हमें पता चल सके भैया ये जो प्रजाति है ना, इनकी तादाद कितनी है, पॉपुलेशन कितना है। अगर पॉपुलेशन कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, और नेसेसरी मेजर्स जो है वो हम इंप्लीमेंट कर सके, ताकि इनकी पॉपुलेशन को रोका जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके इस पर्टिकुलर इंडेंजर्ड स्पीसीज को। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड। क्या कह रहा है अगला न्यूज, ध्यान से देखते हैं। अगला न्यूज कह रहा है कि विच कंट्री टॉप्स द मेडल टैली एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ब्यूनोस एयर्स 2025। देखिए ध्यान से समझना, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ये क्या है भैया? तो ये एक शूटिंग चैंपियनशिप है। क्या है? शूटिंग चैंपियनशिप है, शूटिंग चैंपियनशिप है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज की इवेंट्स होते हैं, तो याद रखना यहां पे आपको भैया पिस्टल भी देखने को मिलेगा, आपको राइफल शूटिंग भी देखने को मिलेगी, और आपको शॉट गन शूटिंग भी देखने को मिलेगा। अब मैं अगर बात करूं 2025 वाले एडिशन की, 2025 वाले एडिशन की बात करूं, तो ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, और ये चलेगा नवंबर 2025 तक। आप कहोगे सर, आप तो मुझसे ये पूछ रहे हो कि किसने सबसे ज्यादा मेडल जीता है,
अभी ये इवेंट खत्म ही नहीं हुआ है, तो आपने मुझे एक ऐसे पूछ लिया। देखिए मैंने क्या बोला, मेडल टैली के बारे में तो मैंने पूछा कि किसने सबसे ज्यादा मेडल जीता है, बट मैंने बोला आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ब्यूनॉस एयर्स, ब्यूनॉस एयर्स जो है यहाँ पे जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हुआ उसमें किसने सबसे ज्यादा मेडल जीता। देखिए इसके बाद और भी इवेंट्स होंगे, है ना। ये जो इवेंट होता है ये फेज्ड मैनर में होता है। पहला फेज समाप्त हुआ, पहले फेज में किसने कितना मेडल जीता, फिर दूसरा फेज होगा, तीसरा फेज होगा, चौथा फेज होगा, है ना। जैसे लास्ट वाला फेज जो है ये दोहा में होगा, लास्ट फेज जो है वो कहां होगा, दोहा में होगा। एक और फेज है भैया, फेज 3 इसका म्यूनिक में होगा। फेज 3 कहां पे होगा, म्यूनिक के अंदर होगा। तो याद रखना इसको 6-7 फेजेस में खेला जाएगा। ये जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है 2025 वाला, है ना, ये अलग अलग फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। अभी कौन से फेज की बात हो रही है, जो कि ब्यूनॉस एयर्स में कंडक्ट किया गया है। आपसे पूछा इसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है, तो याद रखना चाइना जी ने जीता। किसने जीता है, चाइना ने। याद रखना इससे पहले यानी कि 2024 वाला जो एडिशन था ना, 2024 वाले एडिशन में भी मोस्ट मेडल्स कितने किसने जीते थे, तो मोस्ट मेडल्स जो है वो चाइना ने जीते थे। मोस्ट मेडल्स चाइना ने जीते थे। और चाइना ने कितने मेडल जीते थे उस समय, 34 मेडल्स, है ना, 34 मेडल्स। और ये टूर्नामेंट भी फेस्ड मैनर में हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मैं इसे बाइफर्गेट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, है ना, मोस्ट मेडल्स लास्ट एडिशन में चाइना ने जीते थे। और 7th पोजीशन पे कौन था, इंडिया था। इंडिया के पास 13 मेडल्स थे, ठीक है। बात को समझ गए। तो मैंने क्या कहा, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप रिसेंटली इसका पहला फेज जो कि ब्यूनॉस एयर्स में हो रहा है, ये कंडक्ट हो चुका है। अब इसके कुछ और फेजेस हैं और इसी वजह से 1 अप्रैल से लेकर नवंबर 2025 तक अलग अलग फेजेस में इसको कंडक्ट किया जाएगा। तो ब्यूनॉस एयर्स के अंदर जो इसका पहला फेज कंडक्ट हुआ है, इसमें किसने सबसे ज्यादा मेडल जीता है, तो आपका होके चाइना ने। लास्ट ईयर यानी कि 2024 की बात करूं तो यहां पे भी मेडल टैली में, ओवरऑल मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया था, 7th पोजीशन पे इंडिया थी। और अब भैया यहां पे बात करूं तो इसके पहले फेज में जो कि ब्यूनॉस एयर्स में हुआ है, यहाँ पे चाइना के पास, चाइना ने टोटल 11 मेडल जिसमें 5 गोल्ड है। इंडिया ने टोटल 8 मेडल जिसमें 4 गोल्ड शामिल है। ये बात ध्यान में रखनी है, क्लियर है। आइए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, हाउ मेनी टीम्स विल कॉम्पीट इन ईच ऑफ द मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट एट द 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। देखो 2024 में जो ओलंपिक्स हुआ था वो कौन सा था भैया, ये समर ओलंपिक्स था, ठीक है। इसके बाद कौन सा होने वाला है, 2028 वाला समर ओलंपिक्स होगा। 2028 वाला जो समर ओलंपिक्स होगा वो कहां होने वाला है, यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में। लॉस एंजलिस शहर में, यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में से कंडक्ट किया जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग शहर के नाम से ओलंपिक्स, जिस शहर में से कंडक्ट किया जाएगा उसके नाम से हम ओलंपिक्स को जानते हैं। आपसे पूछा गया कि भैया अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो कि कुछ स्पोर्ट्स थे जिनको इस बार के ओलंपिक्स में कंडक्ट किया जाएगा, कुछ स्पोर्ट्स थे जिसको इस बार के ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा। जैसे पहला पहला T20 क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, T20 क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। क्या ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को पहली बार शामिल किया जा रहा है, नहीं। लास्ट टाइम 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में क्रिकेट जो है वो आपको देखने को मिला था, और उसके बाद अब ओलंपिक्स के अंदर T20 क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। महिला एंड पुरुष दोनों टीम्स यहां पे पार्टिसिपेट करेगी। एक टीम में 6 लोग होने वाले, मतलब एक टीम में, मतलब मेंस कैटेगरी में 6 देश खेलेंगे, वुमेन्स कैटेगरी में 6 देश खेलेंगे। T20 फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहां पे बेसबॉल, बेसबॉल या इसी को हम लोग सॉफ्ट बॉल भी कहते हैं, सॉफ्ट बॉल भी कहते हैं, इसको भी ऐड किया जा रहा है। इसमें स्क्वैश को भी ऐड किया जा रहा है, याद रखना किसको ऐड किया जा रहा है, स्क्वैश को भी ऐड किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैग फुटबॉल को भी ऐड किया जा रहा है ना, फ्लैग फुटबॉल को भी ऐड किया जा रहा है, अमेरिका में खेला जाता है ये फ्लैग फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद लक्रोसे को भी ऐड किया जा रहा है। तो ये सारे गेम्स को
ऐड किए जा रहे हैं। आपसे पूछा है कि जो T20 वर्ल्ड कप को ऐड किया जा रहा है 2028 लॉस एंजलिस वाले समर ओलंपिक्स में, इसमें मेंस कैटेगरी में कितने टीम्स पार्टिसिपेट करेगी एंड वुमेन्स कैटेगरी में कितने टीम पार्टिसिपेट करेगी, तो 6 टीम पार्टिसिपेट करनी है। आई होप ये न्यूज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 6 टीम्स जो है पार्टिसिपेट करेगी दोनों टीम्स के अंदर। चलिए अगला न्यूज हमारे पास है इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड, देखते हैं क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि विच अफ्रीकन कंट्री बिकम द फर्स्ट टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क रिसेंटली। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूं तो 2015 में से स्टैब्लिश किया गया था। ये फ्रांस एंड इंडिया का जॉइंट इनिशिएटिव है, याद रखना, फ्रांस एंड इंडिया का जॉइंट इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। इस पर्टिकुलर अलायंस के प्रेसिडेंट कौन है भैया, तो प्रेसिडेंट है इंडिया, प्रेसिडेंट है इंडिया, एंड को प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांस। को प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांस। याद रहे इस पर्टिकुलर अलायंस की ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी फ्रेंच एंड इंग्लिश। हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम। हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप पूछोगे कि सर ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया, तो सोलर अडॉप्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, सोलर अडॉप्टेबिलिटी को एनहांस करने, ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके, इस वजह से, ठीक है। सौर ऊर्जा एक टाइप का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस एंड ऑल एमिट नहीं करता है। अगर मैं वही बात करूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे, तो याद रखना आशीष साहब जो है इसके डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। अब आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर भी आपको एक इनिशिएटिव देखने को मिलेगा जिसका नाम है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। लिख लो, जिसका मोटिव है हम देश जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं हम आपस में मिलकर कॉपरेट करके इसके मोटिव को, इसके एम को पूरा करें, है ना, हम लोग आपस में मिलकर काम करें। तो भैया यहां पे आपको 4 देश देखने को मिलेंगे, जैसे एक आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, बांग्लादेश देखने को मिलेगा, एक आपको यहाँ पे क्यूबा देखने को मिलेगा। अब कौन जुड़ गया है भैया, मॉरिशियस जुड़ गया है, मॉरिशियस इससे जुड़ गया है ना, बांग्लादेश, क्यूबा, मॉरिशियस और भूटान, ठीक है। तो टोटल कितने देश ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से जुड़ चुके हैं, तो 4। अभी पहली अफ्रीकन कंट्री कौन जुड़ रहा है, तो मॉरिशियस जुड़ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिशियस, ठीक है। आई होप ये न्यूज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर भी एक आपको कॉपरेशन देखने को मिलेगा जिसका मोटिव क्या है कि हम देश आपस में मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका टारगेट है सोलर अडॉप्टेबिलिटी को एनहांस करना, इसके ऊपर हम लोग काम करें मिलकर। पूछा है कि विच कंट्री बिल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम ऑफ 6 आवर्स। ऐसी कौन सी देश है जिसने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन को बनाया। देखो जापान के अंदर भैया, जापान के अंदर, ठीक है, जापान के अंदर आपको एक शहर देखने को मिलेगा, है ना, जापान के अंदर आपको एक शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम है अरीडा सिटी। कहां पे है ये, जापान के अंदर। इस अरीडा सिटी के अंदर सुशीमा हट सुशीमा नाम का आपको एक ट्रेन स्टेशन देखने को मिलेगा, एक ट्रेन स्टेशन देखने को मिलेगा। ये जो ट्रेन स्टेशन है ये 1945 से खड़ा है, बट ये बना किससे था, वुड से बना था, वुडन स्टेशन है ये, ठीक है। अब इसको क्या बना दिया है, 3D स्टेशन बना दिया है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन जो है ये डेवलप कौन कर रहा है, जापान। जापान के एडिडा शहर में आपको एक ट्रेन स्टेशन देखने को मिलेगा जिसका नाम है हट सुशीमा, ठीक है। 1945 या 48 में से स्टैब्लिश किया गया था, ये नेसेसरी नहीं है आपके लिए, ये 2 डेट्स हैं, ठीक है। आइए
Next news is how many countries has recently announced to withdraw the Ottawa Convention. ओटावा कन्वेंशन क्या कहता है आप समझना। ओटावा कन्वेंशन भैया, कन्वेंशन याद रखना, ओटावा कन्वेंशन, ठीक है। ये एक क्या है भैया, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको ट्रीटी देखने को मिलेगी। ये ट्रीटी साइन कब हो रही है, 1997 में, 1997 में ये ट्रीटी साइन हो रही है, ठीक है। 164 यहाँ पे आपको मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेगा, 164 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा। बट ओटावा कन्वेंशन को भारत ने साइन नहीं किया है, यूएसए ने साइन नहीं किया है, ना ही चाइना ने साइन किया है और ना ही रशिया ने साइन किया। तो 164 इसके सिग्नेटरीज देखने को मिलेंगे, 1997 में स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। ओटावा कन्वेंशन कहता है क्या भैया, ओटावा कन्वेंशन क्या कहता है कि भैया हमें, है ना, हमें क्या नहीं करना है, हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें स्टोर नहीं करना है, ठीक है, हमें प्रोड्यूस नहीं करना है, प्रोड्यूस नहीं करना है, और ना ही, है ना ही ट्रांसफर करना है, क्या, ना ही ट्रांसफर करना है क्या, तो एंटी पर्सनल, एंटी पर्सोनल माइंस। ये एंटी पर्सनल माइंस एक टाइप के क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव्स होते हैं, एक्सप्लोजिव्स। और जिसको प्लांट किया जाता है किस लिए, या तो हार्म करने के लिए या तो भैया जान लेने के लिए। तो इंडिविजुअल्स के जान लेने के लिए, उनको क्षति पहुंचाने के लिए, है ना, जो एंटी पर्सनल माइंस है उसको ना ही हम इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम रखेंगे, ना ही हम प्रोड्यूस करेंगे और ना ही किसी को देंगे। तो इसके लिए ओटावा कन्वेंशन साइन हुआ था 1997 में। याद रहे भारत, यूएसए, रशिया, चाइना, है ना, इसके मेंबर्स नहीं है, यानी कि साइन नहीं किया इस कन्वेंशन को। साइंस एंड टेक की बात हो रही है तो विच स्पेस एजेंसी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इट्स न्यूएस्ट स्पेस सैटेलाइट, जिसका नाम है बायोमास। बायोमास नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। आपको बताना है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, याद रखना। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, याद रखना। एंड नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, है ना, ये प्लान कर रहे हैं इसी मंथ, है ना, 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, अप्रैल 2025 को एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जिस सैटेलाइट का नाम है बायोमास। ये सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखना वेगा, है ना, वेगा सी। किस रॉकेट से, तो वेगा, वेगा सी रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का मोटिव क्या है, याद रखना, तो ये स्टडी करने वाला है ना, फॉरेस्ट बायोमास को, फॉरेस्ट बायोमास को स्टडी करने वाला है। फॉरेस्ट की तादाद कितनी है, कितनी कम हुई है, क्या रीजंस हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, ये सारी चीजें इसका पता लगाने का काम करेगी। नेक्स्ट न्यूज, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में बात हो रही है। तो हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड ऑनररी डॉक्टरेट बाय स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटीन यूनिवर्सिटी। तो स्लोवाक, आपको अगर याद हो, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी रिसेंटली कहां गई थी भैया, एक तो गई थी पोर्चुगल के विजिट में, पोर्चुगल के विजिट में, दूसरा स्लोवाकिया के विजिट में। जब ये पोर्चुगल की विजिट में गई थी तो लिस्बॉन शहर ने इनको अपनी नागरिकता दी थी, लिस्बॉन शहर ने इनको एक अवार्ड दिया था। और अब स्लोवाकिया की जो कॉन्स्टेंटाइन यूनिवर्सिटी है, वो उनको भैया एक अवार्ड दे रही है, ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो दी जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ मिसलिनियस न्यूज है। क्या कह रहा है देखिए, क्या हुआ रिसेंटली, बांग्लादेश ने क्या बोला, बांग्लादेश ने बोला कि भैया हम लोग ना गार्जियन ऑफ द ओशियन है, और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये तो लैंडलॉक है। मतलब इंडिया की नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो एक लैंडलॉक है। लैंडलॉक का मतलब मैं ये हूं, ठीक है, और यहाँ पे पूरा लैंड घिरा हुआ है, मतलब मुझसे सटा हुआ कोई भी समुद्री एरिया नहीं है। तो बोल रहा है बांग्लादेश के भैया हम लोग गार्जियन ऑफ द ओशियन है, ठीक है, गार्जियन ऑफ द ओशियन है, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है तो ये तो बेकार है, लैंडलॉक
स्टेट्स है ये, ठीक है, कोई पोर्ट्स वगैरह नहीं है, ओशन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो भैया इंडिया ने क्या बोला, रुक जा तुझे बताता हूँ, और ये सब कुछ चाइना के इन्फ्लुएंस में किया जा रहा है। तो इंडिया ने क्या बोला भैया, तो जो 2020 का जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो आपको अलाउ करता है इंडिया के पोर्ट्स और एयरपोर्ट से पास होकर और देशों में व्यापार करने के लिए, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज, वेम्बूर शिप एक इंडिजिनियस हेयर शिप है जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में, वेम्बूर रीजन में बहुत ज्यादा आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो उनकी तादाद लगातार कम होती जा रही है। किसी किसी के बड़े कान होते हैं, किसी किसी छोटे कान होते हैं, लटके कान होते हैं। इसके बाद औरंगजेब के जो बेटे हैं जिनका नाम है आजम शाह और असफ जाह फर्स्ट, है ना, इनका जहां पे ग्रेव है, ठीक है, उसको अभी हम लोग कुल्ताबाद कहते हैं। कुल्ताबाद का नाम बदलकर रत्नापुर करने की बात की जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली ट्रायल किया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जिसका नाम क्या है, गौरव। कौन से एयरक्राफ्ट से, तो सुकोई 30 मार्क 1, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज, यहां पे स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया, स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया, ठीक है, जिसमें हमने देखा 2025 का नंबर 1 एयरपोर्ट कौन है भैया, तो सिंगापुर का चंगी, दूसरे नंबर पे दोहा का हमद, एंड तीसरे नंबर पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या इसी को हनीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, विराट कोहली, है ना, विराट कोहली अब हमने डिस्कस किया था 13,000 रन, 13,000 T20 रन बनाने वाले ये पहले इंडियन है, फर्स्ट इंडियन है। अब T20 में भैया, ठीक है, पहले T20 आईपीएल में पहले ये बैटर है जो कि 1,000 चौवा मार रहे हैं, ठीक है, 1,000 चौवा मार रहे हैं, 1,000 बाउंड्रीज मार रहे हैं बेसिकली। महात्मा गांधी जी ने भैया यहाँ पे ज्योतिबा फूले जी के, है ना, जयंती पर उनको भैया अपना जो है वो उन्होंने एक मैसेज जो है वो दिया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम लोग मिलेंगे सुबह 8 बजे कल, ठीक है, एज यूजुअल अपने टाइमिंग पे। यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, तब तक के लिए मैं शिवम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।